लॉन्ग टाइम से, जब यह युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब तक कतर ईरान और सऊदी को साध के चला करता था। एक और चीज जो युद्ध के काल में देखी गई, जब खमनेई साहब नहीं रहे और मुज्तबा खमनेई उनके जो बेटे हैं वो सुप्रीम कमांडर बनते हैं, तो ओमान की तरफ से उन्हें बधाई भेजी जाती है। आप खुद पीड़ित पक्ष में हैं और आप मुज्तबा खमनेई को बधाई भेजते हैं। इससे जीसीसी कंट्रीज में एक रिफ्ट पैदा हुई थी। एक और पॉइंट है यहां पर जो निकालने का है, वो ये कि यूएई अमेरिका के साथ मिलकर अब्राहम अकॉर्ड में पार्टिसिपेट करता है इजराइल के साथ, जिसके चलते इजराइल और यूएई की जो नजदीकी है ये ईरान को रास नहीं आती। वो ये मानता है कि मेरे मिसाइल अगर इजराइल भी नहीं पहुंची तो अब्राहम अकॉर्ड मतलब था कि यूएई वो कंट्री था जिसने इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया था, तो मैं इनसे अपना बदला लेता रहूंगा। तो ये कुछ वो कारण थे जिसमें जीसीसी कंट्रीज ना तो संयुक्त रूप से ईरान के खिलाफ एकमत हो पाई, बहरेन और यूएई एक सुर में इजराइल के साथ साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखकर चल रहे थे। जब भी बात हुई आईमैक की, तो आईमैक भी जब यहीं से यूएई से होते हुए सऊदी होते हुए इजराइल जाने की बात करता है, तो ये एक ऐसा सिचुएशन बनकर आता है जिसमें जीसीसी कंट्रीज एक भी नहीं है और एक भी हैं। अमेरिका उन्हें एक करने का प्रयास भी कर रहा है, तो ये अपने मुद्दों में बटे हुए भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बचपन की कहानी है कि अगर आप साथ होकर नहीं चलेंगे तो आपके मतभेद को कोई दूसरा फायदा उठा ले जाएगा, ईरान ने कुछ वैसा किया। अब अगर हम यहां से आगे वे अहेड की बात करें तो जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये कि चाइना भविष्य में इन लोगों के बीच में मध्यस्थता कराने वाला देश बने। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ईरान के साथ चाइना की $400 बिलियन की ऑयल इंपोर्ट की डील है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जब यहां इन देशों की सुरक्षा में काबिल नहीं बनता दिखता, तो ये देश हो सकता है चाइना को भी अपने यहां पर बेस बनाने की परमिशन दें। जब चाइनीज बेस होंगे तो मारने वाला और मरने वाला दोनों तरफ होगा, तो शायद झगड़े रुक जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट यहां पर निकल कर आई है। और आखिरी पॉइंट, जब ओपेक कंट्री से ओपेक जो समूह है, देश का समूह संगठन है, उससे जब यूएई बाहर निकलता है और कहता है कि मैं 5 मिलियन बैरल पर डे ऑयल प्रोड्यूस करूंगा, मुझे उस कोटा सिस्टम को फॉलो नहीं करना है, यह दर्शाता है कि जीसीसी शायद लॉन्ग रन में चलते हुए सरवाइव ही ना करे। यह मेरा कंक्लूसिव रिमार्क है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी थोड़ी बहुत सहमति इसके साथ दे पाएं। अगर ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने रिमार्क्स के लिए, लास्ट रिमार्क के लिए ओपन है सर, प्लीज। मैं ये बोलना चाहूँगा जीसीसी सरवाइव करेगा। ओके। वो ब्रेक नहीं होगा, फ्रिक्शन हमेशा रहा है और रहता है, लेकिन आज उनकी सर्वाइवेबिलिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए और जो आईमैक कॉरिडोर है उनके लिए ये एक बहुत अच्छा रास्ता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क अब आ जाएगा, अगर चाइना यहाँ पर घुसता है तो फिर यह बड़ा मतलब इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है इस समय। उसको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे हम। हाँ, उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। हाँ सर। वेल यू नो आई मीन ब्रॉडली आई एग्री आप जो कह रहे हैं, लेकिन जीसीसी में जो इशू है बेसिकली लीडरशिप इशू है, जो कि हमने अभी बात नहीं की। सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं। बिल्कुल। पहले सऊदी अरब लीडर था और यूएई उसको फॉलो करता था। नाउ उनके जब चाहे आप हुतीस का देखें या आप जो है माली में देखें, कहीं भी आप देखें, दोनों के इंटरेस्ट डिफर कर रहे हैं, क्योंकि यूएई अब जो है सऊदी अरबिया के शैडो में नहीं रहना चाहता। वो फील करता है, वट एवर द रीजंस, राइट और रॉन्ग, वो तो खैर उनका अपना असेसमेंट है, कि वो ताकतवर बन चुके हैं और सऊदी अरेबिया के साथ में उनके इंटरेस्ट कोइंसाइड नहीं करते। इसी के चलते ओपेक से भी वो इसीलिए बाहर आया क्योंकि सऊदी अरेबिया इंपोज कर रहा है कि कोटा सिस्टम, कि भाई कोटा को करे, प्रोडक्शन घटाइए, क्योंकि सऊदी अरेबिया को सूट करता है, लेकिन यूएई को वो सूट नहीं कर रहा। तो एक यहाँ पर लीडरशिप का बहुत बड़ा इशू आ गया है। जहाँ तक चाइना का सवाल है, मेरे ये तो फ्यूचर के रेल्म में है कि क्या होगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो चाइना की इस वक्त सिचुएशन है और उसके जो इंटरेस्ट है, चाइना को इस वक्त रिमोट कंट्रोल चाहिए। वो खुद डायरेक्टली इस पोजीशन में नहीं आया है अभी तक कि वो खुद कन्फ्रंट कर सके यूएसए को उसके बैकयार्ड में, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है पैसिफिक, नेबरिंग एरिया और ताइवान। तो उसकी फोकस, क्योंकि उसके लिए वो वाइटल है और वो वल्नरेबल भी है वहां पर, तो इसलिए वो अपने आप को इस वक्त कोशिश उसकी ये है कि स्प्रेड थिन ना करें अपने आप को, जो कि यूएस ने किया है। ठीक है,
ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस क्लेम पर हूं कि आने वाले समय में जीसीसी को लीडरशिप खतरा होगा और ये भविष्य में शायद ही सरवाइव करें। और आपने हमारे जो पैनलिस्ट गेस्ट हैं उनका आपने ऑब्जर्वेशन सुन ही लिया। ये था वीडियो का पार्ट 1। इससे आगे चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद। मैं सर बार बार इसी सवाल को उठाता हूं कि जब आप 30 साल से इतना पैसा और प्रॉस्पेरिटी कमाते हैं, आपके पास सरप्लस में अमाउंट है, ट्रेड सरप्लस है, बिलियंस ऑफ डॉलर आपके पास है, ये लोग सब कुछ करते हुए भी अपने डिफेंस को इतना मजबूत क्यों नहीं कर पाए जितना इजराइल कर गया? देखिए, डिफेंस को ये क्यों नहीं मजबूत कर पाए, साफ है कि इनकी देखिए फोकस टोटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे था, पीस प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट पे था। और आप देखिए भारत का भी इसमें एक मैं बोलूँगा जो हमने IMEC कॉरिडोर G20 में डिक्लेयर किया था, वो भी यही था कि देखिए इकोनॉमी टुडे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होगा तो वो भारत के लिए भी अच्छा था, उनके लिए भी अच्छा था, यूरोप के लिए भी अच्छा था। और ये एक हमने जो काउंटर किया था, ये BRI को काउंटर किया था, जो चाइना का एक इनिशिएटिव था। तो कहने का मतलब है, देखिए लड़ाई जब आप लड़ते हैं, आपको पहली बात रियलिस्टिक असेसमेंट खुद करना है कि आपकी काबिलियत क्या है। नंबर 1 मैन पावर। आज UAE में देख लिए कितने ओरिजिनल वहाँ के अमेरिटीज हैं, बहुत कम, लगभग 30 लाख। सबसे ज्यादा तो हिंदुस्तानी है, 33 लाख। तो क्या हम लोग वहाँ जाके किसी के लिए लड़ने जा रहे हैं? नहीं, हम लोग भी अपने डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं और हम लोग का वहाँ प्रेजेंस इटसेल्फ वो डेवलपमेंट हो रही है। तो अब कंट्री का एक फोकस करना पड़ता है। पाकिस्तान का उदाहरण देखिए, उनके फोकस क्या रहा है? रेडिकलिज्म रहा है। हिंदुस्तान का फोकस क्या हुआ है? ये हुआ है पीस प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट। लेकिन हमारे पास, क्योंकि हमारे सामने 2 बड़े बड़े दुश्मन हैं, चीन और पाकिस्तान, तो हमारे पास मैन पावर है, रिसोर्सेज हैं, हमने फोकस किया है डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज दोनों में। इनके पास लिमिटेशंस हैं मैन पावर की, ओरिजिनल लोग तो वहाँ बहुत कम हैं। क्या वो लड़ना चाहेंगे, वो भी एक सवाल उठता है। तो वो डिफेंसिव पे उनका ज़्यादा पोस्चर रहा है और उन्होंने सोचा था ये जो हमने मिलिट्री बेसिस दे दिए हैं अमेरिकन को, ये एक इनहेरेंट सिक्योरिटी हो जाएगी हमारे लिए। तो उन्होंने डिफेंस पे फोकस किया। सऊदी अरेबिया की भी बहुत बड़ी आर्मी है, उनके पास एयरफोर्स है, F-35 है, सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है उनके पास नहीं है। उन्होंने हुतीज वगैरह को भी टैकल किया है। पर कहने का मतलब है ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया। और आज उनके पास क्या मिसाइल्स थी लॉन्च करने के लिए? काउंटर बिल्कुल नहीं थी, ये नहीं थी। तो उन्होंने फोकस किया डिफेंसिव मैकेनिज्म में। इजराइल का जो हम बात कर रहे हैं, उनका बेसिकली अलग फोकस था बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अब ये जो लड़ाई जब शुरू हुई है, देखिए आज मैं अगर बोलूं बहुत ही ब्लंटली एज अ मिलिट्री मैन, मैं बोलूंगा यूनाइटेड स्टेट्स हैज लेट डाउन द GCC कंट्रीज। उन्होंने रियलिस्टिक असेसमेंट नहीं किया था। शायद उन्होंने मिलिट्री असेसमेंट अंडर एस्टिमेट किया था कि काउंटर रिएक्शन इतना तगड़ा नहीं होगा और हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज इतनी अच्छी होंगी कि हम शायद इनको इंटरफेयर कर पाएंगे। आई थिंक वो रॉन्ग हो गए। इनकी ड्रोन्स और मिसाइल कैपेबिलिटीज को असेस नहीं कर पाए। यहाँ तक आपने देखा डिएगो गार्सिया तक भी एक मिसाइल फायर हुई थी। तो दैट मीन्स दे हैव गॉन रॉन्ग इन देयर असेसमेंट एंड वो असेसमेंट की वजह से आज GCC कंट्रीज के ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये है, अब फ्यूचर में क्या उनकी सिक्योरिटी अमेरिकन प्रेजेंस से सिक्योरिटी बढ़ी है या थ्रेट बन गई है? तो थ्रेट बन गई है हकीकत में। बिल्कुल ठीक है। अब उनके पास चारा क्या है? 2 देश हैं जो मेरे को दिमाग में आते हैं। एक है भारत। भारत भी क्या इन्वॉल्व होना चाहेगा? मेरे ख्याल नहीं होना चाहेगा। तो बचता कौन है देश? चीन। और आपने सवाल में चीन का वर्णन किया है। पॉसिबिलिटी है कि ये लड़ाई के बाद गल्फ कंट्रीज आपस में बातचीत करेंगे कि यार अमेरिकन प्रेजेंस ने तो हमें लेट डाउन कर दिया, बल्कि हमें वल्नरेबल कर दिया। अगर अमेरिकन नहीं होते, उनके ऊपर कोई वजह नहीं थी ये उनको मारने की। अब इजराइल किसका, ये ईरान किसका बेस्ट पार्टनर है, बेस्ट फ्रेंडशिप है? चाइना के साथ। कल चाइना अगर यहाँ पर इन्फ्लुएंस करता है इन गल्फ कंट्रीज में और वो अपने मिलिट्री बेसिस, जिबूती में तो है ही उसका एक नेवल बेस है, वो कल अरेबियन पेनिनसुला में लगा देता है अपने मिलिट्री बेसिस, भारत को भी नुकसान, हमारा IMEC कॉरिडोर क्वेश्चन हो जाएगा, अमेरिका को भी नुकसान। और आज की तारीख में ये जो पूरा लड़ाई हुआ था, ये चाइना को भी चोक करने के लिए था कि इनके पास एनर्जी रिसोर्सेज वगैरह यहाँ से नहीं जाने चाहिए और ईरान इनसे दूर हो जाना चाहिए। मेरे को तो लग रहा है उल्टा होने वाला है कि चीन को यहाँ पर इनरोड्स मिल जाएंगे और हो सकता है अरेबियन पेनिनसुला में कल ये आ गए
तो आप लिख के ले लीजिएगा, अगर कल ईरान का और किसी से और युद्ध होता है, अमेरिका के अगर यहाँ से बेसिस भी हट जाते हैं, तो अमेरिका की भी एक वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसके पास बेसिस नहीं है, फिर ये जॉर्डन पुटिन में देखेगा या इसराइल के पास देखेगा, इसराइल की वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन ये सुरक्षित हो जाएंगे। और इनका मिलिट्री प्रेजेंस अगर होता है चीन का, या नेवल प्रेजेंस होता है, तो ऑटोमेटिकली ईरान इनके ऊपर कभी फायर नहीं करेगा। तो पॉसिबिलिटी है, ये संभावना भी एक हो सकती है। ये देखिए अभी ये बड़ी डायनेमिक्स चल रही हैं, और जीसीसी कंट्रीज का आपस में भी मेरे को लग रहा है तालमेल में थोड़ी गड़बड़ी दिख रही है। आप ये देखिए अभी ओपेक से किस प्रकार यूएई बाहर निकल गया है, और उसका भी अभी देखिए इन द लॉन्ग रन यूएई की ये अरेबियन पेनिनसुला की बिगेस्ट इंपॉर्टेंस की आपने बड़ा सही बोला, इकोनॉमिक सेंटर्स हैं ये है, लेकिन बेसिक स्टार्ट पॉइंट तो ऑयल था ना। लेकिन आज उन्होंने भी रियलाइज कर दिया है, एक लेवल आएगा ये ऑयल का भी सैचुरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में नाउ पीपल आर ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी। जब रिन्यूएबल एनर्जी में जाएंगे तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली प्लेटोड हो जाएगी। जब प्लेटोड हो जाएगी, इसलिए यूएई ने निकल के ये अपना एक मास्टर स्ट्रोक कर दिया, जिससे वो अपनी प्रोडक्शन बना के फटाफट बेचे, चाहे लो प्राइस में बेचे, प्रॉफिट तो कमाए। तो ये बड़ा डायनामिक्स है, इसमें एनर्जी है, बिल्कुल ठीक, चाइना का है, यूएस का है। मेरे ख्याल यूएस की स्ट्रेटेजी यहाँ टोटल फेल हो गई है।